अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क में आज 4 इंतखाबी हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग हुई, जिनमें कौमी असम्बली के 2 और जो कौमी और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का एक हलका शामिल है। 3 हलकों में तो पोलिंग के दौरान कोई ऐसा वाकया नाखुशगवार रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन NA-75 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में शदीद बदनज़मी देखने में आई। एक पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। कई जगहों पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने आए। अब अपोजिशन का यह इल्जाम है कि हुकूमत धांधली की कोशिश कर रही है और पुरतशद्दुद वाकयात के जिम्मेदार पुलिस और इंतजामिया है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का यह कहना है कि इन वाकयात के जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की कि वो इस इलेक्शन में आंखें बंद करके बैठा है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जामात लगाए गए। जो गुंडे इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत है, पूरी के पूरी इंतजामिया लगी हुई थी। जब इनसे नहीं हुआ कुछ भी तो इन्होंने ये फायरिंग करा के अंधोनाक वाकया हुआ, उसमें वोटर्स शहीद हुए। पूरी की पूरी इंतजामिया जो है वो खामोश है। पुलिस किधर है? IG साहब किधर है? CCPO किधर है? किधर है अभी वजीर आला पंजाब? बदअमनी और फसाद का शिकार करने की जो साजिश की, उस साजिश के ताने बाने राना सनाउल्लाह की उस रवायती सोच के साथ जुड़े हैं, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरअमन इलेक्शन के माहौल को पुरतशद्दुद बनाने के लिए कारकुनान को उकसाया और एक दूसरे पे चढ़ दौड़ने के लिए कारकुनान को मसल्ला किया। इलेक्शन कमीशन की एक आंख जब से ये इलेक्शन अनाउंस हुआ है, यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की एक आंख जो हुकूमत को देख रही थी, वो मुसलसल खुली रही और उस आंख ने हुकूमती बैनर भी उतरवाए, हुकूमती फ्लैक्सें भी उतरवाई, हुकूमती अराकीन पे जुर्माने भी किए, उनके हवाले से नोटिस भी इशू हुए। लेकिन दूसरी आंख जिससे उन्होंने अपोजिशन को देखना था, अपोजिशन के MPA MNAs को देखना था, वो आंख इलेक्शन कमीशन की बंद दिखाई दी। इस बदनज़मी और पुरतशद्दुद वाकयात का जिम्मेदार कौन है? बाकी हलकों में भी तो ज़िमनी इंतखाब हुआ और कुछ रोज पहले कई और हलकों में भी ज़िमनी इंतखाब हुए, लेकिन आज के ज़िमनी इंतखाब में ये वाकयात क्यों हुए? एक तो इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात करें। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में भी आज हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के आमने सामने नजर आए। बोलने की इजाजत ना मिलने पर अपोजिशन की तरफ से स्पीकर के जो डाइस है उसका घेराव भी किया गया। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक पर वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब ने कहा कि बिजली गैस की बढ़ती कीमतों और गर्दिशी कर्जों की जिम्मेदार पिछली हुकूमतें हैं। ये तो खजाने का बेड़ा गर्क करके गए थे। इस तरह कोई दुश्मन की फौज भी मुल्क के साथ नहीं करती जिस तरह ये किया इन्होंने किया। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जनाबे वाला कि ये कर्जों की बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इनके गुनाहों को हम लोग साफ कर रहे हैं। इनके जो जितने गुनाह हैं वो हमारी ऊपर मुसीबत आई हुई है। कर्जा जो इन्होंने लिया था, रिकॉर्ड कर्जे, उसकी सूद की अदायगी के लिए हम लोग अदायगी कर रहे हैं। इनकी वजह से ये सर्कुलर डेट के बारे में इन्होंने बात की, मैंने सामने रख दिया। किसी भी साल आप ये देख लें कि कैपेसिटी पेमेंट्स एक साल से दूसरे साल पे जो इंक्रीज होती है वो उस लेवल से कम है जितने से सर्कुलर मतलब वो कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा है जिससे सर्कुलर डेट ज्यादा हो रहा है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का उसमें कुछ अमल दखल नहीं, इनकी वजह से। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हुकूमत पहले अपने 2.5 सालों का जवाब दे कि उसकी अपनी कारकर्दगी क्या है और इस अरसे में उन्होंने क्या डिलीवर किया है। मुझे मालूम है कि अभी जब आप वहां फ्लोर देंगे हुकूमती अरकान को या किसी मिनिस्टर को, तो वो खड़ा होकर यहां से शुरू करेगा कि ये जो कुछ भी है ये पिछली हुकूमतों का किया धरा है, ये जो कुछ भी है ये पिछली हुकूमतों ने किया, ये पीपल्स पार्टी ने किया, ये मुस्लिम लीग ने किया। चले ये सुन सुनकर अब तो हमारे कान तो पकी थे, अब तो आवाम भी इस
फिक्रों से तंग आ गए। अब अवाम ये कहते हैं कि भाई 2.5 साल गुजरने के बाद अभी भी पिछली हुकूमतों का रोना आप रो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया है? आपने क्या डिलीवर किया है? जो आप कहते थे उसका आप उल्ट करते जा रहे। जो आपने वादे किए थे उसका उल्ट किया आपने। बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर ऑपोजिशन हुकूमत पर तनकीद कर रही है, यह भी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन क्या इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमतें हैं? इस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। इन दोनों इश्यूज पर डिबेट के लिए एक बड़ा एस्टीम पैनल मेरे साथ आज की इस डिबेट में शरीक है। तारुफ मैं करा देता हूँ, अंदलीब अब्बास साहबा पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, वो हमें ज्वाइन करें। दिलीप साहबा बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगजेब साहबा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है वो हमें ज्वाइन कर रही हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। और शैला रजा साहबा सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो आज की इस डिबेट में हमारे साथ शरीक हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। मैं अंदलीब साहबा आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूँ और मेरा ख्याल है पहले ये ज़िमनी इंतखाब के हवाले से बात हो जाए। 3 जगहों पर ठीक हुआ, ये NA-75 के साथ जो है वो ये क्या मामला हुआ कि आज वहां पर हालात पुरतशद्दुद भी हुए, फिर ये बदनज़मी भी जो है वो देखने में आई? फॉर्चुनेट है कि इस हल्के में इस तरह की जिसको कहते हैं वारदात हुई और शहरी भी और वोटर्स भी और वर्कर्स भी इससे इफेक्ट हुए, जाने भी गई। बहुत मजम्मत और मैं अफसोस के साथ ये कहूँगी, ये बिल्कुल ऐसे होना भी नहीं चाहिए था, और अगर ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब 2 ही मतलब हैं। एक तो ये है कि ऑब्वियसली वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी वो मॉब कंट्रोल नहीं कर सकी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी जो उस वक़्त लेना चाहिए था उन्होंने उस वक़्त वो इक़दाम मुनासिब नहीं लिया। लेकिन जो वीडियोस दिखा रही हैं वो तो यही दिखा रही हैं कि ये नून लीग के गार्ड्स थे जिन्होंने फायरिंग की वहाँ। बहरहाल चीफ मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी और जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उस सामने आएंगे। आपको याद होगा कि ये एक बड़ी कॉमन अकरेंस थी, ये इनका जो गुलूबट स्टाइल है इलेक्शंस लड़ने का वो किसी से छुपा हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये जनरल इलेक्शंस में भी ये हुआ था, उसके बाद आर्मी को कॉल किया गया था, बिकॉज यही होता है पुलिस जो हमारी है उसकी जो कैपेसिटी है वो हमें पता ही है कि क्या है। वो फिर जब हसास पोलिंग स्टेशंस होते हैं तो पिछली दफा जब आर्मी को बुलाया गया क्योंकि इस तरह के मॉब कंट्रोल्स जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो उसमें भी इतराज हुआ। तो यही सिचुएशन है, हमारे इदारों की कैपेसिटी जो पिछले 30 साल में है वो इतनी नीचे कर दी गई है कि मेरा ख्याल है कि उसमें टाइम लगेगा कि वो खुद से इंडिपेंडेंटली जो उनका काम है, लॉ एनफोर्समेंट काम है और ये नज़्म ज़ब्त काम है, उसमें इम्प्रूवमेंट मुसलसल करने की जरूरत है। ठीक है, राइट। मरियम औरंगजेब साहबा, आपका बड़ा फोकस था इस हल्के पर, ये आज जो कुछ हुआ है वहां पर डस्का में, ये क्यों हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रहमान, ये जो पंजाब हुकूमत है उसकी आपको कारकर्दगी, नाअहली और जो इनके अंदर कैपेसिटी है कि ये पंजाब में एक पीपी के हल्के में और पंजाब में एक NA के हल्के में एक पुरअमन इलेक्शन कराने की भी काबिलियत और सलाहियत नहीं रखती। और आज सारा दिन आपको वो वीडियोस भी मौजूद हैं, स्क्रीन्स पर दिखाई, जहां वोटर्स के ऊपर पुलिस वाले लाठी बरसा रहे हैं और डंडों से मार रहे हैं। वो वीडियोस आप लोगों के चैनल्स ने स्क्रीन्स पर भी दिखाई, लेकिन CPO गुजरावाला, DPO गुजरावाला, CPO सियालकोट, DPO सियालकोट, CCPO लाहौर, IG पंजाब और वजीर आला पंजाब जो थे वो पूरा दिन सोए रहे। ये एक बार जो फायरिंग का इंसिडेंट है वो एक नहीं हुआ, फायरिंग का इंसिडेंट 3 फायरिंग के इंसिडेंट हुए। पहले जो थे वो जो कैंडिडेट खुद हैं सियालकोट के डस्का में, उन्होंने अपने गार्ड्स के जरिए जो वीडियो और फुटेज टीवी स्क्रीन्स पे आपने दिखाई है, उनके गार्ड्स ने फायरिंग की और वो वहां से भाग गए, क्योंकि वो पहले पूरी कोशिश करते रहे कि वो पोलिंग के अमल को स्लो करें, ताखीरी हरबा इस्तेमाल करें, लेकिन जब कुछ उनको नहीं समझ आई तो अनफॉर्चुनेटली जो फायरिंग हुई है, और मैं बिल्कुल अंदलीब की तरह झूठ नहीं बोलूंगी कि किसने की किसने नहीं की, क्योंकि एक हमारे जो थे ओहदेदार वो भी शहीद हुए और इनके भी
जो एक कारकुन है, चाहे वो पीटीआई से हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो, चाहे वो पीएमएलएन से हो, एक शहादत हुई है और एक आईनी हक जो आज वोटर किसी भी जमात का इस्तेमाल करने बाहर निकला था, वो अपनी जान खो बैठा। ये इतनी ज्यादा अफसोसनाक बात है, लेकिन इसके जिम्मेदार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होती है। एक हल्का, ये पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहा था रहमान, ये एक हल्का गुजरांवाला और एक नेशनल असेंबली का हल्का वजीराबाद और सियालकोट में हो रहा था, उसको ये पुरअमन तौर पर कराने की काबिलियत नहीं रखते, क्योंकि इसके पीछे एक पूरा इस हल्के में क्यों देखिए, ये हारते हुए अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मरियम औरंगजेब साहबा, मैं एक अगर आप इजाजत दें, आज के दिन ही नौशहरा में भी था, फिर एक और केपी का हल्का कौमी असेंबली का, वहां पर भी इलेक्शन था, फिर इससे पहले चंद रोज पहले भी जिमनी इलेक्शन एक रूटीन का हिस्सा है। इस NA-75 में ये सूरत हाल क्यों हो गई? देखिए, एक तो NA-75 और दूसरा जो पीपी का हल्का है पंजाब का, ये पीएमएलएन के बहुत ही, रहमान अब इसको हिस्टोरिकली भी देखें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं पीएमएलएन के। आपको इसका डेटा भी मौजूद है आप लोगों के पास। और इस वक्त जो इनके अपने वोटर हैं, अनफॉर्चुनेटली 2.5 साल में जो इस मुल्क और अवाम के साथ हुआ, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आटा चीनी चोरी हो, बिजली गैस दवा के बिल हो, दवाइयों के कीमतें हो, उसमें इनके अपने वोटर ने भी इनको मुस्तरद किया है और ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए इनका सारा फोकस जो था वो पंजाब के इन हलकों पर था। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से आज जिस तरह अवाम ने, मैं समझती हूँ, इन तमाम खतरात को मोल लेते हुए, अपनी जिंदगी को दाव पर लगाते हुए, जिस तरह आज अवाम ने इस तमाम खौफो हिरास के बावजूद वोट डाला है, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। और आज का इंशाल्लाह फैसला इनको वोटों के जरिए, अवाम के फैसले के जरिए मुस्तरद करेगा। ठीक है, ये रिजल्ट भी आना है। बट अंदलीब साहबा, ये एडमिनिस्ट्रेशन पर जो क्वेश्चन मार्क है, इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन मार्क तो चले इंक्वायरी होगी, लेकिन ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर 6 में से 1 हुआ है तो ये भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें सारे इलेक्शंस की, और मैं स्पेशली बता रही हूँ जो ख्वाजा साद रफीक का, याद नहीं आपको कि ख्वाजा साद रफीक खुद गुंडों के साथ आके 2013 के इलेक्शंस में डिफेंस और वॉल्टन के इन्होंने गेट क्रैश करके बंद कर दी थी पोलिंग, और उसके बाद इन्होंने अंदर वो जो हेर फेर किया था वो किया था। उस पे हमने व्हाइट पेपर से, साथ वीडियो से सारा प्रेजेंट किया था, और फिर वो हल्का ओवरटर्न हो गया था, उसमें धांधली प्रूव हो गई थी। हम 2 साल इनको दिखाते रहे कि फिर भी हारे थे, गुंडागर्दी करते हुए ये सारा काम किया था, और वो बिल्कुल इनका जो हल्का था ये प्रूव हो गया। इलेक्शन कमीशन ने उसको धांधली करार दे के किया था। तो इनकी प्रैक्टिस, बिल्कुल मैं मानती हूँ, मरियम सही कह रही है कि जितनी प्रैक्टिस इन्होंने 40 साल की हुई है, गुंडागर्दी की, इन्होंने तोड़ फोड़ की। मॉडल टाउन में तो उसका आपको मुजाहिरा नजर आ गया था कि 100 बंदों पे फायरिंग हुई थी, 2 खवातीन को मुंह पे फायरिंग मार के इन्होंने कत्ल किया था, कत्लेआम किया था। और इनकी जितनी प्रैक्टिस है, जितनी अहलियत है, जितनी काबिलियत है, जितना तजर्बा है, ये गुंडागर्दी के अंदर जो गुल्लू भट्ट से लेके, पोमी भट्ट से लेके, तैफी भट्ट से लेके, सारे जो ये केसेस है वो कोई बहुत पुराने नहीं है, सबको याद है और सबको पता है कि इनका वतीरा क्या है। इनका वतीरा एक ही होता है कि जी हम जाएंगे या हम खरीदेंगे, मैं प्रोग्राम में नहीं हूँ, हम जूदो कोप करेंगे। तो ये जी शैला साहब 1 मिनट दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। ये आदत लगी। जी अंदलीब साहब आप कर लें बात पूरी, ठीक है। मैंने कहा ना, छूटती नहीं है, मुंह से ये आदत लगी हुई, तो इनको छूट आएगी। एडमिनिस्ट्रेशन भी तो बात सुने, एडमिनिस्ट्रेशन 30 साल इनके, उसकी कैपेसिटी जो है वो क्या कहते हैं 10% भी नहीं है। अब उसको बिल्ड करते हुए, उसके अंदर मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस वाले बंदे लाते हुए 5 आईजीज हमने चेंज किए, फिर आप कहते हैं जी क्यों चेंज करते हैं। मुझे इजाजत दें, मैं जरा शैला साहबा से उनका भी रिस्पांस ले लूं, वो इसको किस तरह से देखती हैं। मैं क्योंकि वो पहले मरियम औरंगजेब साहबा ने बात की थी तो मैंने उसका रिस्पांस लिया अंदलीब साहबा से। बट शैला रजा साहबा, आपके ख्याल में, ये आपने भी सिंध में भी जिमनी इलेक्शन जो है वो करवाएं,
ये यहाँ पर जो है वो ये वाकया क्यों, ये जो आज बदनज़मी हुई है, पुरतशद्दुद माहौल बना रहा, क्या वजह आपको क्या नजर आती है इसकी? देखिए, बज़ाहिर तो अंदलीब ने उसको एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदारी भी पुरानी हुकूमत पे डाल दी, लेकिन वो जो केपी था, मिसाली केपी, जिसकी पुलिस भी मिसाली केपी थी, तो वो जब इन्होंने इलेक्शन ज़िमनी कराया था तो 27 लोग मरे। तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। पूछा जाए कि इनके मेंबर्स असेंबली क्यों आते हैं हल्कों में इलेक्शन के दिन, और वो भी मुसल्ला लोगों के साथ। पूछा जाए कि फिरदौस आशिक कवान ने किस कैपेसिटी में बैठ के जो है वो कैंडिडेट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और घूमी थी, और आज भी मुसल्ला लोग क्यों थे। पीटीआई की तो आपने पूरी मिसालें बता दी, आपके क्यों थे। कल मैं प्रोग्राम कर रही थी इमरान खान जो हैं एंकर, उनके साथ, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अपने पूरे असर रसूख इस्तेमाल कर रही है, और उन्होंने कहा कि मैं एक रिसर्चर जर्नलिस्ट हूं और मैं गया मुख्तलिफ जगह पे, गवर्नमेंट ने जो है वो बड़े बड़े इदारों के लोगों को और इन सब को जो है वो लगाया हुआ है। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो है ऑन एयर कहा। तो ये सारी सूरत हाल है। आप अगर आईजीज बदलते रहेंगे तो ज़िमनी इलेक्शन तो रूटीन का हिस्सा होते हैं। ये अब माहौल ऐसा क्यों बन गया है कि एक ज़िमनी इलेक्शन पर जो है वो इस कदर ऐसा माहौल बन गया? हाँ, जर्नल इलेक्शन भी रूटीन में ही है ना आपके यहाँ। आपको पता है कि आपको 5 साल के बाद होने हैं और जल्दी जल्दी भी हुए हैं। तो जब आप आईजीज बदलते रहेंगे तो या तो पुलिस गुलाम हो जाएगी या हाथ पांव छोड़ के बैठ जाएगी। गुलाम पुलिस ने आज वही किया जो नजर आया। तो आपको समझना चाहिए कि जैसे भी थे इदारे, हाँ वो चल रहे थे, आपने मुंजमद कर दिया उनको, बिल्कुल इनर्शिया का शिकार कर दिया। ये अजीब सूरत हाल है, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इनको कम से कम इस जगह का रिजल्ट देखना चाहिए। 1 लाख का तकरीबन डिफरेंस था इस जगह पे, और जहां कराची में इन्होंने 16,000 लिए थे, ये अब तीसरे नंबर पे आ गए। जहां इनको किसी वजह से वोट डले थे, वहां की औरतों ने निकलने से इनकार कर दिया, वहां के लोगों ने छुट्टी नहीं की, और इन्होंने कहा सिंध में तो वर्किंग डे पे इलेक्शन करा दिया। तो आज भी वर्किंग डे था, उस दिन पश्चिम में भी था। तो ये सूरत हाल इन्होंने अवाम को दिया क्या है कि अवाम इन्हें वोट दे। अब ये लाशें भेजेंगे इलेक्शन के दिन कि वोटर निकले ही ना। तो मैं सबसे पहले तो ताज़ियत पेश करती हूं वर्कर्स के घर वालों से ताज़ियत पेश करती हूं कि आपके बच्चे अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने गए थे, लेकिन उनकी वो जिंदगी हार गए। अच्छा, चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, मगर ब्रेक के बाद ये भी सवाल है कि ज़िमनी इलेक्शन क्या इस चीज़ का जो है वो पैमाना हो सकता है कि हुकूमत की कारकर्दगी, और फिर आज जो असेंबली के अंदर जो बातें हुई कि ये जो बिजली, गैस और गर्दिशी कर्जों के हवाले से जो बहस चल रही है, उस पर हुकूमत ने एक मरतबा फिर कहा है कि इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमतें। एक ब्रेक के बाद आकर इस पर बात करें। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब है, नतायज अभी जो है वो आ रहे हैं, और इन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी बात हो रही है कि क्या वाकई जो है वो हुकूमत के हवाले से जो है वो ये कोई म्यार है कि हुकूमत की कारकर्दगी का पता चल सके। मगर जहां पर कारकर्दगी की बात होती है वहां पर अपोजिशन 3 हवालों से, बिजली, गैस और गर्दिशी कर्जों के हवाले से हुकूमत पर अपोजिशन की बड़ी तनकीद है। आज असम्बली में भी इस पर बात हुई। मरीम औरंगजेब साहब, जो वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा, उन्होंने एक मरतबा फिर से कहा कि ये पिछली हुकूमतों की वजह से हमें जो है वो ऐसा करना पड़ा है। तो आप लोग पेट्रोल, बिजली, गैस, इनकी कीमतें बढ़ने पर तनकीद तो कर रहे हैं कर्जों के हवाले से भी, लेकिन इसके जिम्मेदार तो वो कहते हैं कि आप लोग ही हैं जिनकी वजह से आज ये सूरत हाल है और उनको ये कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। रहमान, वो और क्या भी क्या सकते हैं। जिस इंसान के पास अपनी कारकर्दगी को दिखाने के लिए कुछ ना हो, वो सिर्फ दूसरों पर इल्जामात लगा सकते हैं। और दूसरी बात कि जिस वक्त टाइम का वो जिक्र करते हैं, अगर उस वक्त की पार्लियामेंट की उनकी स्पीचेस निकाल लें तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में इसी तरह की तारीफें करते थे। और यही उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं आप जरूर प्रोग्राम में निकाल कर दिखाएं। तो मैं जो कारकर्दगी है उनकी और जो हम पर इल्जामात हैं वो डेटा से साबित हो सकते हैं, और डेटा वो जो हुकूमत का अपना डेटा है, वो मुस्लिम लीग नून का डेटा नहीं है। जो सर्कुलर डेट, जिस गर्दिशी कर्जे की आपने बात की, आज मेरा उसका कॉलिंग अटेंशन भी था 2 चीजों पे। एक सर्कुलर डेट
और एक जो प्राइस की उसकी वजह से, जो डीवैल्यूएशन की वजह से कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की इंक्रीज होती है फिक्स प्राइसेस की एडजस्टमेंट की वजह से, वो दो चीजें थी। इनकी नलायकी, इनकी चोरी, इनकी कलेक्शन, इनकी गवर्नेंस को आप साइड पे कर दें। वो इल्जाम भी लगाते रहे तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारे वक्त में सर्कुलर डेट जो था वो 1036 बिलियन था। ये हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का डेटा है। और इस वक्त सर्कुलर डेट जो है वो 2400 बिलियन है, 2400 बिलियन। हमारे वक्त में 1036 बिलियन जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं, और आज के दौर में 2.5 साल में 2400 बिलियन है। हमारे वक्त में उस सर्कुलर डेट के साथ जो प्राइस का यूनिट था वो 12 रुपए का था। आज इस 2400 बिलियन सर्कुलर डेट के साथ पाकिस्तान की आवाम पर यूनिट 23 रुपए पे कर रही है। जो डीवैल्यूएशन का असर है वो 70 रुपए ज्यादा पर बैरल पाकिस्तान की आवाम अपनी जेब से पे कर रही है, और ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेटा है। उसके बाद जो स्लैब्स होती हैं डिफरेंट कंज्यूमर की, जो आपने बात की, उसमें भी जो डेटा है वो 80-85% पाकिस्तान की आवाम अपनी जेबों से ज्यादा पे कर रही है। तो बात इतनी है, इनकी चोरी छोड़ दें, इनका डाका छोड़ दें, इनकी गवर्नेंस छोड़ दें, इनकी कलेक्शन के प्रॉब्लम्स छोड़ दें, आईपीपी से जो इन्होंने बिजली खरीदी पावर प्लांट्स के होते हुए, अब ये फिर आप सवाल जब मैडम से करेंगे जो भी आपके प्रोग्राम में, तो वो वही गर्दान करेंगी, वही जो वो सीख कर आई है। लेकिन जो मैंने आपको डेटा दिया, अगर आप अभी वजारत जो तवानाई है एनर्जी की, उनकी वेबसाइट पे जाएं, अपने रिसर्चर को गए, तो ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डेटा है। और ये वो वजह है जिसमें आटे की प्राइस देख लें, 35 रुपए से 75 रुपए, 80 रुपए, चीनी 52 रुपए 5 साल में, जिन पे इल्जाम लगाते हैं 120 रुपए किलो। अगर आप खाली इन दो चीजों की मद में डाका देखें तो 400 अरब का चीनी चोरी हो गई, 225 अरब का आटा, 105 अरब की बिजली, बिजली गैस और ये वाला जो है ना, हुकूमतों वाले चोर थे। क्योंकि आज इस पर जो है वो सवाल भी हुआ, अंदलीब साहब तो कह रहे हैं कि देखें फिर इन पर इल्जाम क्यों है आपका कि ये वो वर्ड बार बार यूज हो रहा है। आज मेरा ख्याल है फिर उन्होंने उमर अयूब ने किया, उन्होंने कहा कि ये बारूदी सुरंगें जो है वो लगा कर गए हुए हैं। रहमान, बड़ी मजे की बात है, कल और परसों मेरे साथ मिफ्ता इस्माइल थे 2 प्रोग्रामों में, कल भी थे और परसों भी। अच्छा, और वो ऑब्वियसली जो सबसे वो कहते हैं ना, to make somebody a fool, talk fluently about in technical jugglery, यानी आप इतनी टेक्निकल चीजें उसमें डालें कि वो बेचारा आगे से ना उनको समझ आए तो ना वो कुछ जवाब दे सके। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उनको पकड़ लिया गया, मैंने भी पकड़ा और वो उसने एंकर ने भी पकड़ लिया। वो कहने लगे कि जी इन्होंने तबाह किए सारे इदारे, देखें PIA का क्या हाल हो गया है, PIA का फलाना हाल हो गया है, PIA को तो ये होना चाहिए था, अब ये चाह रहे हैं कि जी वो ले ऑफ हो जाए लोग। तो मैंने उठा के ये वाला कागज उनके सामने रख दिया। मैंने कहा मिफ्ता साहब, अगर तो ये आप डिनाई कर सकते हैं तो करें, इस पे आपने लिखा हुआ है कि मिफ्ता इस्माइल ऑफर्स टू बाय PIA गेट PSM फॉर फ्री, कि आप कोई अल्लाह के वास्ते ये PIA जो है इसका इतना बुरा हाल है। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त। तो मैंने क्या कर रहे हैं, जवाब क्या आ रहा है रहमान, टाइम जाया हो रहा है। ये PSM और ये जो है उनको हाँ जी सुन लें। पहले तो उन्होंने कहा नहीं, फिर उन्होंने कहा मैंने मजाक से कहा। मैंने कहा आप एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस है, ये डेट है, ये है। और मैंने कहा जहां तक आपका ये कर्जे का ताल्लुक है वो भी मैंने निकाल के दिखाया कि आपका बयान है अप्रैल 17, 2018 का कि इतनी ज्यादा ट्रेड डेफिसिट हो गई है कि हमें IMF पे जाना पड़ेगा क्योंकि 20 अरब डॉलर का कर्जा है, जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। अब आए ये प्राइसेस ऑफ द अंदलीब साहब, इस वक्त जो चैलेंज है हुकूमत के पास, वो उनमें से एक बिजली है, दूसरा गैस है, तीसरा पेट्रोल है, सर्कुलर डेट भी है, वो तो जो उन्होंने कहा। तो बिजली पे मुसद्दिक मलिक साहब भी और जुबैर साहब भी और इनके जितने भी इकोनॉमिस्ट बनते हैं, हम सवाल एक बड़ा सिंपल सा है कि ये जो IPPs थी इनके साथ प्राइस कॉन्ट्रैक्ट 20 साल के किसने किए? नून लीग ने किए।
नून लीग ने किए तो वो क्यों इतने जो भी आप महंगे दोबारा करके रीनेगोशिएट कर रहे हैं, या प्रोड्यूस ना करें फिर भी आपको पे करना पड़ता है। तो आप बिजली की पेमेंट उनसे फिक्स करके गए 17 रुपए पे, ठीक है कि हम इनको 17, अवाम इनको 17 रुपए देगी, अब हुकूमत जो है वो 13 रुपए दे रही है, फिर भी 4 रुपए का सर्कुलर डेट है। तो सबसे बड़ा सवाल, सिंपल सवाल ये है, उनको पूछ लें कि फिक्स्ड कैपेसिटी पेमेंट्स की कॉन्ट्रैक्ट्स किसने किए थे 20 साल के, आपको जवाब मिल जाएगा कि बिजली महंगी इन्होंने किए, सिंपल सवाल है, पूछ लें। अच्छा, मगर इसमें क्योंकि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये जो अभी जो इजाफे हुए हैं, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जनवरी, ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो इजाफे हुए हैं। यू वांट टू ऐड समथिंग, और या मैं शैला साहब से जरा पूछूं? वो सारा से कर ले, सारा रीजन में सबसे महंगी है जी, रीजन में ये शैला साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। बांग्लादेश 3 दफा आप एक आदमी को मौका दे रहे हैं पार्टिसिपेंट को बैठे हुए। मैं आपके पास, अच्छा वो उन्हें बात पूरी कर लेंगे, आज हमारे पास बहुत टाइम है शैला साहब, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आप जी अंदलीन साहब आप बात पूरी कर लें। हर प्रोग्राम में जी सवाल आता है कि जी देखें सबसे ज्यादा महंगे हम हैं, इंडिया बांग्लादेश हमसे सस्ती है, तो पेट्रोल की प्राइसेस और पाक रुपी इक्विवेलेंट पाकिस्तान में 108 रुपए, इंडिया में 173 रुपए, ठीक है, बांग्लादेश में 161 रुपए अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंस। बाद में ये कह देते हैं कि नहीं जी वो तो उनके अपने रुपयों में, ये इक्विवेलेंस के तौर पे अभी भी, इसीलिए सर्कुलर डेट बढ़ रहा है क्योंकि हम पास ऑन नहीं कर पा रहे। और सर्कुलर डेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इन्होंने फिक्स की हुई है, इन्होंने अवाम को झोंक के गए थे 20 साल में। अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे, तो यही मसला है। दूसरा सवाल है, चले मुझे अब 1 मिनट दें शैला साहबा, ये एक मर्तबा फिर इल्जाम जो है वो आप लोगों पर ही, जी चले मैं पूछता हूं, मैं आई कम टू दैट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट है ना, देखें कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट है, ये मैं पूछता हूं मैं मरीम साहबा से, बट शैला साहबा ये बिजली महंगी, गैस, गर्दिशी कर्जे, जिम्मेदार पिछली हुकूमतों को आप लोगों को ही करार दिया जा रहा है। सवाल है ना। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत में आने से पहले इस हुकूमत में आने से पहले आपको सारी बातें पता थी। आपने ये सब कुछ देख के अपना मैनिफेस्टो बनाया था और दावा किया था कि 90 दिन में हालात बदल देंगे। हमने तो नहीं कहा था ना। फिर आपने मैनिफेस्टो में हर चीज लिखी थी, यहां तक चले गए थे कि हम कर्जा तक नहीं लेंगे वरना खुदकुशी कर लेंगे। यहाँ आवाम खुदकुशियां कर करके मरी जा रही है, इन पे जूनी रेंग रही। दूसरी बात जो है वो ये है कि आपने मैनिफेस्टो में लिखा था ना, क्यों लिखा था? फिर हमें बात कहूं कि वाकई आप ट्रेंड नहीं थे, आप तैयार नहीं थे, ये सिर्फ सुहाने ख्वाब की बातें थी। दूसरी बात यह है कि मिफ्ताह इस्माइल ने जो बयान दिया वो सही नहीं था, लेकिन क्या ये बयान देके उन्होंने पीआईए का भट्टा इस तरह से बिठाया जैसे आपने बिठा दिया कि अपने की पायलट्स को आपने क्या क्या कह दिया, और इसके अलावा उसमें से लोग भी निकाल दिए। पाकिस्तान स्टील मिल से आपने जिस तरह से लोगों को निकाला और आपने झूठ बोला कि हम उनको जो है एक गोल्डन शेक हैंड टाइप चीज देंगे, ये देंगे, ड्यूज देंगे, कुछ नहीं दिया, वो सड़कों पे खड़े हुए हैं। तो ये भी देखें कि वो कह रहे थे आपने उनसे ज्यादा बुरा अमल करके दिखा दिया। 1 करोड़ नौकरी देने वालों ने लोगों को बेरोजगार करके, इदारों की तो कैपेसिटी नहीं है, आपने तो बिल्कुल ही डबो दिया इदारों को। दूसरी बात जो है वो ये है कि जनाबे वाला एलपीजी वगैरह के जो ठेके हैं, जो इनको खरीदना है, जो टाइमिंग है, इसकी स्टोरी तो अब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को याद हो गई है। और ये बात भी पूरी दुनिया ने देखी कि जब आप ऑपोजिशन थे तो असद उमर जो है वो कैसे निकाला करते थे पेट्रोल की प्राइस के बाद हुकूमत कितना ले रही है। आजकल उनका हिसाब किताब क्या कहता है? उस वक्त तो वो भारत और बांग्लादेश नहीं जाया करते थे। आज उनसे कोई पूछ सकता है कि भारत और बांग्लादेश में पाकिस्तान के मुकाबले में पर कैपिटा क्या इनकम है, क्या तरीक़ाकार है, कितनी उनकी वैल्यू, जो उनकी करेंसी है वो कितनी डी वैल्यू है, ये सारी बातें। और अगर ये पूछ लूं मैं, चले मैं नहीं जाती इस सारी टेक्निकल बातों में कि आपने कोरोना से पहले जीडीपी जो है 1.9 कर दी थी और फिर कोरोना के आने से पहले आपकी एक मिनट और कोरोना आने से पहले आपकी एक्सपोर्ट
3.75 थी, कोरोना तो बाद में आया। तो मैं सिर्फ इनसे सिंपल ये पूछ लेती हूँ कि बीबी अगर सब कुछ बहुत अच्छा है तो अवाम की जिंदगी पे वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करता? चले सीधी मगर शैला साहबा, क्या पिछली हुकूमतों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिस तरह से हुकूमत ये कहती है, देखिए मेरी बात सुने, ये अगर हम सिर्फ बिजली और गैस और गर्दिशी कर्जों की बात करें तो मुआहदे तो हुए हैं पिछली हुकूमतों में। ये मैं भी मरीम औरंगजेब साहबा से भी पूछूंगा, तो क्या उन माहिदों की वजह से हुकूमत का ये कहना नहीं बनता, या पिछली हुकूमतों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उन माहिदों के लिए, अगर वो आज हुकूमत के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा करें? हाँ देखें जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आपने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा था कि आप केपी से कितनी बिजली बना लेंगे? आपने और बातें क्या लिखी थी? वो कहाँ है वो बातें? आपने ये नहीं सोचा था कि क्या हुआ है। आपने कहा था अगर बिजली गैस और ये सब चीजें महंगी हो तो समझ लो वजीर आजम चोर है। तो आप इनको जहां सारी चीजें आप कराते रहते हैं, शायद तो सवाल आपका मैनिफेस्टो के हवाले से, मेरा तो सवाल अगर है कि जब आपको ये सारी बातें मालूम नहीं थी, आपको अगर ये सारी बातें मालूम नहीं थी, आपने मैनिफेस्टो देख के आवाम को क्या सब्ज बाग दिखाए थे? और अब अगर मालूम जी अंदलीब साहबा तो कुर्सी छोड़ दे। रहमान, मैंने भी बात करनी है। ठीक है, मैं मरियम साहबा 1 मिनट देते, मैं जरा मैनिफेस्टो वाला कमेंट उनसे ले लूं जरा, फिर I'll come to you। अंदलीब साहबा, ये मैनिफेस्टो फिर क्यों? उन्होंने तो आपको एक ही गर्दान देनी है। अच्छा, आप मरियम को मौका दे, आप उनसे वो लेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये भी, मैं मरियम साहबा के पास भी जाता हूँ। जी अंदलीब साहबा, वो हुकूमत है ना, आप दोनों ऑपोजिशन है, उन्होंने जवाब देना, आपके सवाल उनसे हैं। जी अंदलीब साहबा, टर्न आप देंगे ना जितनी हमें दे रहे हैं, फिर आप उनसे सोलो कर ले, सब कुछ अच्छा होगा, पाकिस्तान में दूसरे की नहरें होंगी, चैन होगा। आपको भी उतना ही टाइम दे रहा हूँ, मरियम साहबा को भी उतना टाइम दे रहा हूँ, अंदलीब साहबा को भी उतना टाइम दे रहा हूँ। आपने सवाल उठाया मैनिफेस्टो के हवाले से, वो हो जाएगा ना, पहले आप मरियम से भी ले लें, आप भी एक साथ जवाब आ जाए। आप भी देखिएगा, अभी हमारे पास बहुत टाइम है शैला साहबा, कोई नहीं, पता नहीं आज 1 घंटा तब। अंदलीब साहबा जी वो मैनिफेस्टो वाला सवाल उन्होंने पूछा। हाँ, पहली बात तो ये है कि हमारा मैनिफेस्टो का टाइम जो होता है वो 5 साल होता है, राइट? आप 2023 में ये सारे सवाल जरूर पूछें, जिसके अंदर जो दुनिया में हुआ, आज मैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रही, दुनिया के अंदर ये जो साल था 2020 वाला, बदतरीन साल था 100 साल में। 100 साल में कभी ऐसा मुआशी और जिसको कहते हैं हर किस्म का बहरान नहीं आया जो अब आया है। और पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2 चीजों में, जिसमें अमेरिका, इंडिया और यूके, वो भी हार गए, उनका भी बेड़ा गर्क हो गया, उनका अभी भी बेड़ा गर्क हुआ है। उनके मुकाबले में पाकिस्तान स्ट्रेटेजी डे मनाया गया कोरोना मैनेजमेंट और इकोनॉमिक मैनेजमेंट पे। तो ये फिगर्स तो हर जगह है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया का -8 पे चली गई, हमारी सिर्फ -0.4 पे हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुई। इंडिया की एक्सपोर्ट्स जो है वो नीचे हो गई, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पॉइंट बीइंग के हुकूमत मुश्किल हालात के बावजूद जो है वो पहले ही चली गई थी कि अब क्या जाती। और देखिए, मैं नहीं बोलूंगी, आप इनको बोलने दें, आप इनको बोलने दें। कोरोना से पहले ही 1.9 हो गई थी जीडीपी, तो अब और क्या? नहीं, आप कीजिए बात। डॉलर का आप शैला साहबा जरा 1 मिनट दे दें आप उन्हें। मैंने मरियम साहबा के पास भी जाना है। अंदलीब साहबा जी, अंदलीब साहब आप अपनी बात पूरी करें, फिर I'll go to मरियम औरंगजेब साहबा जी। और मैं ये भी कहना चाह रही थी कि मैनिफेस्टो जरूर 5 साल के लिए होता है, लेकिन जाते जाते आज 10 दिन में सब नहीं करते। 5 साल में पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती हैं, वो कहाँ है? आप भी तो आप कह रहे हैं कि 5 साल बहुत कम। शैला साहब जरा दे दे 1 मिनट, मेरा ख्याल है सुन ले जरा बात। मैं फिर जी मैंने दे दी जी। लुक हु इज टॉकिंग, जिनकी हुकूमत 4 दफा आई हुई है मरकज में, और ये जवाब नहीं है, ये जवाब 12 साल हो गए हैं इनको सिंध में। ये जवाब
ये जवाब नहीं। शहर जो है नाले साफ करने वाले आपके, नाले साफ करने वाले आपके इत्तेहादी हैं, नाले साफ करने वाले जिम्मेदार आपके इत्तेहादी हैं। झूठ बोलेंगे अगर 1 मिनट देंगे, जरा बात सुनेंगे तो मेरा ख्याल है एक एक करके कर लें। मैंने तो आप लोगों को ऑलरेडी कहा है कि हमारे पास बहुत टाइम है। आप तीनों ही मेहमान हैं। हाँ ठीक है, लेकिन नाले साफ करने का मैंडेट इनके इत्तेहादियों को लगता। अच्छा ठीक, यो पॉइंट टेकन। अंदलीब साहबा, मैं अगर आप इजाजत दें मैं जरा मरीम औरंगजेब साहबा से पूछ लूं, शी वांट्स टू ऐड समथिंग। अब मरीम औरंगजेब साहबा, उनका आर्गूमेंट ये है कि कोरोना मुश्किल हालात, पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में मईशतें मुश्किल में है, मगर उसके बावजूद गवर्नमेंट कोशिश करिए कि वो परफॉर्म करें। देखिए रहमान, पहली बात तो यह है कि आपने पूछा, मुझे तो डर लग रहा था कि अंदलीब कहीं ये ना कह दें कि पीटीआई का मैनिफेस्टो भी पीएमएलएन ने बनाया था। दूसरी आपने बात कही कि ये इल्जामात वाली, देखें अगर पावर प्रोजेक्ट इनके बकौल महंगे थे, इनके बकौल अगर ये तमाम जो खराबियां हैं वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की वजह से आई हैं, तो 3.25 साल और 5-8.5 साल केपीके में और 3.25 साल वफाक में, मुझे बताएं वफाक में इन्होंने चलता हुआ कोई एक भी प्रोजेक्ट जो इनके मुताबिक गलत था वो बंद किया। अच्छा, इनके मुताबिक अगर कोई खसारे का प्रोजेक्ट था, खसारे में अगर हम सारा कुछ छोड़ गए थे, तो 2.5 साल में कोई पॉलिसी चेंज, मुझे बताएं किसी शोबे में, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, किसी भी शोबे में कोई या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, कि जंगला बस कहते रहे, जंगला बस इन्होंने रेप्लिकेट की केपीके में जो कि खड्डा बस बन गई। इन्होंने मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, 4 मेट्रो पंजाब में, कोई पावर प्रोजेक्ट्स, किसी भी ऐसे किस्म की कोई पॉलिसी चेंज की हो जो इन्होंने बंद कर दी हो कि ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने गलत प्रोजेक्ट लगाया था, गलत कॉन्ट्रैक्ट किया था, इससे मुल्क को इतना खसारा, हम ये आज बंद करते हैं। जीरो, एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है रहमान, एक ऐसा पॉलिसी चेंज नहीं है, एक ऐसा मंसूबा नहीं है, एक ऐसी ट्रेन नहीं है, एक ऐसी मेट्रो बस नहीं है जो इन्होंने जिन पे इल्जाम लगाते हैं वो बंद की हो। उसके अलावा जहां 350 डैम बनने थे केपीके में 5 साल में, आज 8.5 सालों में एक भी डैम नहीं बना। और उसके बरक्स जो 4 एलएनजी प्लांट्स पीएमएलएन ने लगाए, हम आज भी फख्र से कहते हैं कि उसका सारा प्रॉफिट हुकूमत पाकिस्तान को जा रहा है और वो दुनिया की सस्ती तरीन उस वक्त एलएनजी थी जो हमने लगाई थी। उसके बाद हम लोगों ने नीलम 4 कंप्लीट किया, उसके बाद हम लोगों ने मेरी एक मिनट तरबेला 4 हमने कंप्लीट किया। और आखिरी चीज मैं जो कहना चाहती हूँ कि हम तो चला रहे थे, महंगी बिजली दे रहे थे, जिस वक्त जो बिजली का यूनिट था वो 70% कम था, हम महंगी दे रहे थे, हम मुल्क में जो गलतियां हैं वो हमारी वजह से हो रही थी। तो मुझे आज बताएं कि आज जबकि गैस पे चलनी चाहिए और आवाम को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, तो आज ये डीजल और फर्नेस ऑयल पे बिजली चला रहे हैं जो कि 70% ज्यादा महंगी बिजली है। तो एक तो पीएमएलएन के किसी प्रोजेक्ट में चेंज नहीं आया, उसके बरक्स वो तमाम चीजें हो रही हैं जो पीएमएलएन ने नहीं की ताकि आवाम को सस्ती बिजली मिल सके, लेकिन इन्होंने ना वो प्रोजेक्ट बंद किए बल्कि अब डीजल पे और फर्नेस ऑयल पे, जिसमें दुनिया की महंगी तरीन बिजली बनती है और आवाम को मिलती है, जहां अगर आप डीजल पे पावर प्लांट चलाएं तो 20 रुपए आवाम दे रही है, और यही अगर आप गैस पे चलाएं तो 4 रुपए। क्यों? क्योंकि इनके वज़रा के पावर प्रोजेक्ट्स गैस और डीजल और फर्नेस ऑयल पे चलते हैं। तो जो अगर प्रोजेक्ट मंसूबा इनको गलत लगता था तो 3 सालों में इन्होंने बंद क्यों नहीं किया, ये बताएं मुझे इस बात का जवाब। चले मैं जवाब लेता हूं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जरा इजाजत दे, जरा एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। महंगी बिजली, गैस, गर्दिशी कर्जे, क्या जिम्मेदार पिछली हुकूमतें हैं, इस पर बात हो रही थी। ब्रेक पर जाने से पहले अंदलीब साहबा, ये जो मरीम औरंगजेब साहबा ने बात की, उन्होंने कहा कि चले वो ठीक है जो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत से सवाल जरूर होगा कि, और आज ये पूछा भी गया, असेंबली में भी पूछा गया कि इन 2.5 सालों का तो बताएं कि इसमें जो है वो हुकूमत एटलीस्ट इन चीजों की कीमतों पर कंट्रोल के लिए जो है वो क्या कर रही है। इसमें चले आए अप्रिशिएट कि मरियम ने मान लिया कि इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट्स किए और 20 साल के लिए आवाम को गिरवी रख दिया बिजली के हवाले से, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे, आप कह रही है मैंने नहीं कहा,
मेरे वर्ड मैं खुद कह सकती हूँ, आप मुझे हेल्प करने की कोशिश ना करें, अब अपना जवाब दें प्लीज। डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, आंसर फॉर योरसेल्फ। थैंक यू। हाँ अच्छा, सो जो कॉन्ट्रैक्ट कह दिया कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली इन्होंने किए, प्राइस तो उसने फिक्स की हुई है। अब देखें, आपके पास दो चॉइसेस हैं। आपने ऑयल बेस्ड प्लांट्स किए, अब कोई हीटर तो नहीं है ना कि जी गैस नहीं आ रही तो चलो जी बिजली का ला लो। ये प्लांट्स ऑयल बेस्ड हैं, ये प्लांट्स इन्होंने 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इन्होंने गारंटीज, आपने क्यों नहीं बंद किए? देखिए रहमान, एक इसका बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि जब आप लाजवाब हो तो आप रोला शोला डाल के आंसर सुनने के काबिल नहीं होते। आप बिल्कुल, आप सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं दिलीप, आपसे सवाल कुछ और हो रहा है। चले मरीम साहब जरा सुन लेना, लेटर प्रोग्राम में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आप जरा सीट चेंज कर लेना, आपको पता ही है वो माशाल्लाह कभी किसी की बात उन्होंने जिंदगी में नहीं सुनी। जिस लेकिन आज प्रॉब्लम होगी क्योंकि तीनों इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत रहे हैं। अच्छा चलो मेरे ख्याल लेट्स स्टिक टू द डिबेट, जरा डिबेट पे रहे। जी अंदलीब साहब, जरा बिजली वाला, उनका सवाल यह था कि फिर आपने प्रोजेक्ट जो है वो इनको क्यों अभी तक जो है वो चलाया जा रहा है? जी 9 घंटे और ले आए सवाल करने के लिए, 11 पूरे नहीं हुए, पीडीएम के लोग बैठे हैं। फिर भी तुसी अब आपने जवाब दे दिया आपको, वैसे आज आप दे ना दे। अच्छा, अब बात यह है कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट्स कर बैठी हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर बैठी हैं, तो दो चॉइसेस हैं। या तो ये है कि जी हम इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएं, कहें जी इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करते हैं, हमने रीनिगोशिएट किया उनके साथ, और ये रीनिगोशिएशन ये भी कर सकते थे। इन्होंने क्यों नहीं की, ये सवाल आप इनसे पूछे। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स रीनिगोशिएट क्यों नहीं किए, और अगले 2 सालों में ये भी हमसे पूछे, ये भी हमसे पूछे। हाँ, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किए तो किससे पूछे? अच्छा, हम सारे से पूछे, किससे पूछे? सही बात है, सही बात है, सही बात है। और पूछे हमसे, आप सोचे कि अहलियत है, ये काबिलियत है कि खुद कॉन्ट्रैक्ट्स किए और कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट्स का सवाल है। बदकिस्मती है आप लोगों की शक्लों के में। पर्सनल हो गई ना, जब आपके पास लॉजिक देखें, पर्सनल, मैं तो नहीं, आई विल नॉट स्टूप टू दिस लेवल। सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये कह रही है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स की है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा मतलब ये था। अच्छा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये कह रही, जी जी। और अंदलीब साहब, मैं आपकी सॉरी आवाज नहीं सुन सका। पकड़े गए हैं। अब मुझे ये बताएं कि मिफ्ता इस्माइल साहब खुद कहते हैं कि जो वजीर खजाना था जिसका नाम था इसहाक डार, उसकी पॉलिसीज में एक्सचेंज रेट की जो थी एक्सपोर्ट्स 25 से 20 पे आ गई। वो खुद कहते हैं कि मैंने आके पॉलिसी चेंज की क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो थी 20 पे थी और माशाल्लाह इंपोर्ट 40 पे थी। 20 अरब डॉलर का तारीखी कर्जा इनको मिला था, 2.5 अरब डॉलर करंट अकाउंट। ठीक है, और बट ये कॉन्ट्रैक्ट्स वाली जो बात है, देखिए मेरी बात सुने, प्राइमरी आपका ये कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो इस चीज के जो है वो जिम्मेदार हैं। शैलेश साहब, मैं 1 मिनट आप मुझे दे दें जरा, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। इनको 2.5 अरब मिला था जी, ये 20 अरब छोड़ के गए और करंट अकाउंट। शैलेश साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली जो बात है, अब हुकूमत की जी, हुकूमत ये तो कर सकती है ना कि अगर इन कॉन्ट्रैक्ट, अगर हुकूमत इन कॉन्ट्रैक्ट से दामन नहीं छुड़ा सकती तो सही वक्त पे सही कीमत पे चीजें तो खरीद सकती है ना। ये भी तो चैलेंज करती हूँ, समझ रहे हैं ना। मैं क्या चले, उनका चैलेंज आने दे पहले। अच्छा अंदलीब साहब 1 मिनट दे दें जरा, सुन लें जरा शैलेश साहब की बात। जी आप शैलेश आप जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते तो सही वक्त पे एलपीजी वगैरह तो खरीद सकते हैं ना, कि किस वक्त खरीदना है, क्या होना है, ये सारी बातें जब आई तो आप पहले से मुकर गए। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ इनसे कि ये आप नहीं कर सकते। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बड़ा सिंध करते रहते हैं, आप हमारे पास आ जाएं। अच्छा, किसी भी हुकूमत को समझ में नहीं आया, हमने 660 मेगावाट बनाई है,
और फैसलाबाद को दे रहे हैं, जहाँ के लिए आप कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे मजदूर नहीं मिला, क्योंकि जाहिर है 15,000 आदमी जो हैं वो हर महीने। अच्छा, तो ये चलें जरा, अगर आपकी इजाजत हो, ये जरा ब्रेक के बाद, आपकी इजाजत हो जरा ये ब्रेक के बाद बात पूरी कर लीजिएगा। आपको 50 किलोमीटर की चलो साहब, मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। मेरा ख्याल आप मुझे सुन नहीं पा रही जी। शैले साहब, मैं एक ब्रेक के बाद आता हूं, जरा आपकी पूरी आप तफसील के साथ जरा बात कर लीजिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त का मैं जरा बहस को समेटना है। शैले साहब, आप बात भी कर रही थी, आपका फाइनल कमेंट चाहिए। गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रही है, जितना बेहतर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एलपीजी वगैरह तो वक्त पे खरीद सकते हैं ना। आपका एक सूबा सबसे ज्यादा जो है वो गैस प्रोड्यूस करता है, उसके 250 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट हैं। हम चाह रहे हैं कि आप हमें ये जो हमसे आप गैस खरीदते हैं इंतहाई सस्ती, हमें कुछ महंगी दे दें, हम वो पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दें। आपने हमारे 100 मेगावाट भी ठुकरा दिए जो नूरियाबाद में हमने पैदा किए, हमने उसको नेशनल ग्रिड पे देना नहीं लिया, हमने अपना पावर हाउस बनाया, 750 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन बिछा दी। पहला सूबा है जो अपनी बिजली खुद इस तरह से प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम आपको गैस पे बना के नेशनल ग्रिड में शामिल कर दें, लेकिन हमें इजाजत आपकी पेशकश, वो लोग हैं ना आपकी पेशकश आ गई उन तक, सबको तबाह कर देंगे और सबको तबाह कर देंगे। मरियम औरंगजेब साहबा, योर फाइनल कमेंट जी। थर की बिजली का 9 रुपए का है। अच्छा, हर की बिजली का एक जी 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 मरियम औरंगजेब साहब, मेरे पास और सस्ता होगा। मेरा फाइनल कमेंट जी ये है कि एक तो ये इनको चाहिए कि ना इनमें कैपेसिटी है, ना अहलियत है, ना नीयत है इनकी काम करने की, सिर्फ सच बोलना शुरू कर दें। और दूसरी बात यह है कि ये जितना झूठ बोलेंगे, आवाम का रद्द अमल जिस तरह आज सियालकोट में, गुजरावाला में और नौशहरा में आया है, इनको इससे ही सबक सीख लेना चाहिए। चलें, आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं। दिलीप साहब, योर फाइनल कमेंट जी। जिमनी इलेक्शन भी है, फिर ऊपर से परफॉर्मेंस की भी बात हो रही है। मैं तो वाकई आई कंसीड के जी, मेरा तजर्बा, मेरी पार्टी का तजर्बा 40 साल का करप्शन में, धांधली में, हॉर्स ट्रेडिंग में, झूठ बोलने में, लूटने में, इसीलिए बाहर भाग जाते हैं, इनके लीडर बाहर भागे हुए हैं। और छोटी सी मेरी सर्जरी है, लेकिन मैंने कुछ सेहत की फैसिलिटीज नहीं दी, चाहती हूँ, इसलिए वो ठीक है। लेट हर कंप्लीट। बदल लें प्लीज, कैसेट तो बदलें। चलें जी, थोड़ा सा मुख्तलिफ कर लें, थोड़ा सा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है जी। अंदलीब साहबा, थैंक यू सो मच। साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मरियम औरंगजेब साहबा आज के इस डिबेट में हमारे साथ शरीक थे। आज के प्रोग्राम से इतने, कुछ ही देर में आप हेडलाइंस और खबरनामा देख सकेंगे। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।